नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के दिन भर की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। और सबसे पहले नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा। रिटायर्ड जजों के पेंशन में सुधार का प्रावधान। दलगत राजनीति से उठकर सदस्यों ने न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर अवरोध जारी। विपक्ष के विरोध के बीच सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पारित करने को लेकर चर्चा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर हुए सवाल जवाब। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण 2025 तक होगा पूरा। सदन को दी गई जानकारी। बच्चों और किशोरों को नशे के दलदल से बचाने के लिए शुरू किया गया है नशा मुक्त भारत अभियान। और लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठा किसान आंदोलन और खेती किसानी का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के बच्चों को नौकरी देने की मांग की। टीआरएस ने तेलंगाना में धान की खरीद के लिए स्पष्ट नीति बनाने की रखी मांग। और आइए सदन दिन भर में सबसे पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। लोकसभा में आज शीतकालीन सत्र के 7वें दिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा हुई लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। सुबह प्रश्नकाल के दौरान सदन में खेल, विश्वविद्यालय, ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता, बच्चों में नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने जैसे अहम विषयों पर सवाल पूछे गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शून्यकाल में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट भी किया। टीआरएस पार्टी के सदस्यों ने धान खरीद को लेकर नीति स्पष्ट न किए जाने को मुद्दा बनाकर सत्र के बचे हुए दिनों में सदन के बहिष्कार का फैसला लिया। और लोकसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। उस पर चर्चा भी हुई। चर्चा अभी पूरी नहीं हो पाई और ऐसी उम्मीद है कि कल कानून मंत्री इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देंगे और विधेयक लोकसभा से पारित हो जाएगा। इस विधेयक से उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 में सुधार किया जाना है। साथ ही विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त अधिनियम 1958 में भी कुछ बदलाव लाने के लिए लाया गया। यह अधिनियम वेतन और शर्तों को विनियमित करते हैं। Sir, I move that the bill further to amend the High Court Judges' Salaries and Conditions of Service Act 1954 and Supreme Court Judges' Salaries and Conditions of the Service Act 1958 be taken into consideration. However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good, quote unquote. We all know this famous line. The true success of our efforts today will only come if the government proposes a larger bill to increase the retirement age of judges, to fill vacancies, reduce pendency of cases, eliminate post-retirement appointments in government, or at least have a 3 to 5 year cooling off period before any such appointments can be made for judges, and guarantee the judiciary's independence by doing this. Until then, we must confront the kinds of problems I've outlined that plague our higher judicial system and hamper its effectiveness. I therefore support this bill while deploring its inadequacy in addressing the major challenges that our judges and our judiciary must still overcome in the interests of our citizens and our democracy.
So, finally, sir, I would like to say that in Article 312, the amendment was made for creating All India Judicial Services, because under Article 334 and 333, no amendment is required, because when this amendment is made in Article 312, only on the basis of the resolution moved before the Rajya Sabha by 2/3 majority present and voting, this resolution can create the creation of the All India Services can be there, and there will be a single integrated this uniformity and unity by creating these services, and it will help in reducing the areas, and we will have a talented people. The quality of judgment will be there. The process in dealing with the cases, it will also reduce the time. And Dubey, I'm not quoting anything, so you can't jump on me. Sir, an act of any justice department or the government should be pure, or should look pure to the common man. When this happens, sir, I ask a basic question. Today you have got the High Court and Supreme Court judges' salaries and condition of service bill. Sir, these two incidents which were created by your government, where a Chief Justice has become a governor, where a Chief Justice become a Rajya Sabha member, so which pension service will they be getting? Will they be getting the judges' pension, or will they be getting the governor's pension, or will they be getting the Rajya Sabha pension? और आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने कई अहम मुद्दे उठाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के आंकड़ों को लेकर सरकार पर सवाल दागे। Speaker sir, thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने युवाओं से बढ़ती नशे की समस्या से जुड़ी अपनी बात रखी। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग भी की। जो जनरल पब्लिक के इम्पोर्टेंस का इशू है, युवाओं में बढ़ता हुआ नशा, उसके ऊपर बहुत से सवाल जवाब हुए, जिसमें हमारे दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा जी ने भी बहुत अच्छा सवाल किया। तो पूरे केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष के अंदर 272 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए हैं जिसके अंदर कि ये मामला बहुत सीरियस है, और उसमें सभापति महोदय हमारे हरियाणा के 10 जिले जो हैं वो आते हैं, और उसमें से भी आप मेरी लोकसभा जो है उसके अंदर 2 मेन जिले हैं, और दोनों के दोनों जिले जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सुबह जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है उनके ऊपर उसमें भी बहुत से सवाल जवाब हुए, और आदरणीय अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर जो है स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो चर्चा कराने की भी बात कही। तो मैं एक तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि नशे के ऊपर भी जो है वो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, और दूसरा ये जो स्पेशल जो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित की गए हैं उसमें जो खासकर जो मेरी लोकसभा में फतेहाबाद और सिरसा जिले आते हैं, और नरवाना भी एक क्षेत्र आता है, तो उसमें वहां पर जो है क्या अभी तक की प्रोग्रेस है, और इसके साथ साथ आगे क्या प्लानिंग है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनसे पूछना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद एच.टी. हसन ने पुराने वाहनों से जुड़े कानून में सुधार की मांग की। हसन के मुताबिक लोग अच्छे रखरखाव के बावजूद अपने वाहनों को कबाड़ में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मोटर व्हीकल्स जिनको 15 साल के बाद बैन कर दिया गया है सड़क पर आने से, कुछ कहीं पर 10 साल के बाद भी किया गया है। मिडिल क्लास के लोग और लोअर मिडिल क्लास के लोग बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी खरीदते हैं, और अगर वो गाड़ी बहुत प्यार से रखते हैं, उसमें उसकी फिटनेस कराने के बाद अगर वो चल सकती है। कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की गाड़ियाँ 10,000 20,000 किलोमीटर केवल चली हैं, मजबूरन जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता तो कबाड़ी को बेचते हैं। 10-10 लाख की गाड़ी 50,000 में बेची जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ
कि ये आदेश पारित करें कि पुरानी गाड़ियों की फिटनेस करके रोड पर लाया जाए। महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मिल बंद होने के कारण मजदूर वर्ग को हो रही समस्या से सदन को अवगत कराया। एनटीसी की जो मिलें हैं पूरे देश में, जो 23 मिलें आज फिलहाल की स्थिति में चल रही थी, पर 2020 से वो सभी मिलें बंद पड़ी हैं। और अमरावती में, मेरे क्षेत्र में, परतवाड़ा अचलपुर के बीच में जहाँ ट्राइबल क्षेत्र लगता है, वो मिल को 3 महीने के लिए चलाया गया 2020 में, पर उसके बाद फिर उन्हें रॉ मटेरियल नहीं है करके, ये उदाहरण देके, ये एग्जाम्पल देके फिर से मिलें बंद कर गई हैं। 1000 से 2000 लोग वो ट्राइबल क्षेत्र को लगा हुए मिल में काम कर रहे हैं। पहले वो विदर्भ मिल थी, अभी वो फिन्ने मिल है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनंती करूंगी, पूरे देश के मिलों के यूनियन के सभी लोग आज पूरे दिल्ली में आए हुए हैं उनका आंदोलन करने के लिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनंती करूंगी, उनसे मिलकर उनकी मांगे क्या, उनकी डिमांड क्या है, क्यों मिल बंद हुई है, क्या नुकसान है, उनको चालू करना बहुत जरूरी है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार को गरीबी से उबारे जाने को लेकर अपनी बात लोकसभा में रखी। आज बिहार को पूरे 28 राज्यों में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा 51%, जो भारत का लोएस्ट है, और इसी तमिलनाडु सबसे अच्छा है भारत। ये रिपोर्ट जो नीति आयोग का है उसमें 4% लोग पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर है। महोदय, आप जान के आश्चर्यचकित रहेंगे, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा राज्य का बड़ा हिस्सा होने के बाद सबसे अच्छा, और बिहार सबसे कम है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी बैठे हैं, इस विषय से सहमत होंगे, माननीय गिरिराज जी भी बहन। न्यूट्रिशन में हम 52% कम है। हमारा मेंटल हेल्थ बिहार का 45% कम है। स्कूल अटेंडेंस देश में बिहार का सबसे कम है, जो 12% है। सैनिटेशन में हम 73% पीछे हैं। एसेट्स में, यानी कि टीवी, फ्रिज, गाड़ी, पूरे भारत में बिहार सबसे कम है, 24%। महोदय, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो आज मैंने बीच में एक सदन में एक दिन कहा कि बिहार को पूरे रिपोर्ट में भारत सरकार के प्रतिवेदन में कहा गया ये बैकवर्ड है, और उसी बैकवर्ड राज्य का मैं एक सांसद हूं, तो मैंने भी अपने आप को बैकवर्ड घोषित किया कि मैं बैकवर्ड की श्रेणी में रहते हुए बिहार के इस हालात पर पूरे भारत को बताऊंगा, और आप सब सदन से मदद मांगूंगा कि देश तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक बिहार आगे ना बढ़े। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए। इसमें स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ओडिशा में खेल एकेडमी, बच्चों में मादक पदार्थों के अपसेवन की लत, हाथ से मैला उठाने संबंधी प्रश्न पूछे गए। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सदानंद सूले ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने जानने की कोशिश की कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में सरकार नए आविष्कार और तकनीक का उपयोग कैसे कर रही है। इस पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सरकार द्वारा किए गए उपाय गिनाए। Innovation has been done in schemes, but on the field, even today, we do realize that self-help group is a great movement. Women do come together, but today access to banking and marketing has still a big challenge for most women. And there is a lot of incubation, technology being done, innovation being done. So what innovation, banking linkages and marketing intervention is the government doing in this new 21st century demands of the market? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, बहनों को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा पर बजट में 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख तक का लोन कर दिया है। और आज मैं ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो एनपीए था बहनों का वो कम हुआ है, और समय पर लोन ले करके समय पर भर भी रही हैं। रही मार्केटिंग की बात, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे संसाधन जुटेंगे, हम बहनों को मार्केटिंग भी देंगे, और बाहर भेजने की जो बात रही उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। और इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े सवाल भी पूछे गए। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने
किलोमीटर सीमा घटाकर योजना को और कारगर करने की मांग की। 5 किलोमीटर लंबाई की जो सड़कों के निर्माण का प्रावधान जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है, जिसके कारण 5 किलोमीटर से कम दूरी के अत्यावश्यक मार्ग इस योजना के तहत नहीं बन पाते हैं। क्या सरकार योजना के तहत सड़क की न्यूनतम 5 किलोमीटर की लंबाई संबंधी प्रावधान को संशोधित कर कम करने 2.5 किलोमीटर पर विचार कर सकती है? 3 फेज में जो हमारी सड़कें ली गई हैं उसमें बाजार, विद्यालय, अस्पताल आदि को जोड़ने का है, लेकिन 5 किलोमीटर से अभी नीचे जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं। प्रवेश साहिब सिंह, भाजपा, पश्चिमी दिल्ली पूछते हैं कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बच्चों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के साथ सहयोग किया है, जिसका जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चों में नशीली दवाओं की खपत को कम करने के लिए मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कोई योजना बनाई है? ठीक है। दिल्ली सरकार कोई अभियान इसके ऊपर नहीं चला पा रही है और दिल्ली सरकार ने कितनी रुचि दिखाई है? मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई और इस कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को भी सहायता प्रदान की गई, जिसमें NAPDDR के तहत 4.84 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिए 2.51 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिए 2.33 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। मंत्रालय दिल्ली में नशा करने वालों के लिए 9 एकीकृत पुनर्वास केंद्र, 9 आउटरीच ड्रॉप इन केंद्र, 7 सामुदायिक पीयर एंड इंटरवेंशन और 2 व्यसन उपचार सुविधाओं को भी सहायता प्रदान कर रहा है। और सदन दिन भर में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात करेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात राज्यसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में आज सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 को एक साथ चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया गया। विपक्ष के अवरोध के बीच इन दोनों विधेयकों को पेश करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जननीय प्रौद्योगिकी विधेयक में देश में चल रहे IVF क्लिनिक्स के नियमन का प्रावधान है जो कृत्रिम गर्भाधान सहित सहायक प्रजनन तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि सरोगेसी विनियमन विधेयक महिलाओं और बच्चों को संरक्षण देने के साथ साथ सरोगेट माताओं को शोषण से बचाने के मकसद से लाया गया है। दोनों बिल, ERT बिल और सरोगेसी बिल, ये दोनों बिल एक दूसरे के पूरक बिल है। तो सरोगेसी करनी है तो ERT से उसको पास होना होता है। ERT बिल पहले लोकसभा में आया था 4 सितंबर 2020 में और उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने भी उसके बाद विस्तार से रिकमेंडेशन किए और रिकमेंडेशन उसमें से कई रिकमेंडेशन हमने माना भी और 26 रिकमेंडेशन हमने मान लिया और 4 अगस्त को बाद में कैबिनेट में जाके लोकसभा में आया और लास्ट वीक में लोकसभा में ERT बिल पर बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ है। कई सुझाव भी महत्वपूर्ण मिले हमें और सभी को देखते हुए लोकसभा ने उसको पारित किया और उसके बाद सरोगेसी बिल जो यहाँ ही पड़ा हुआ था और सरोगेसी बिल के लिए भी सिलेक्ट कमेटी बनी थी। सिलेक्ट कमेटी ने भी उसके ऊपर विस्तार से भी बहुत लंबी प्रोसेस रही माननीय अध्यक्ष महोदय। सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद ममता मोहंता ने कहा कि इन विधेयक की लंबे समय से जरूरत थी और इससे फर्टिलिटी क्लिनिक्स को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। इस सदन में सरकार लगातार महिला के सशक्तिकरण और सुरक्षा भलाई के लिए अलग अलग की बिल ला रहे हैं। सरोगेसी नियम बिल 2020 और चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल 2020 को मंजूरी देने के बाद
अब अहम कदम उठाया गया है। ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी नारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। महिला के सशक्तिकरण पर उठाए गए हर एक विषय पर हम पूरे मन से जुड़े हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी बीजू जनता दल का मुख्य विषय में एक है। आप सब जानते हैं, Only Mamta ji talk is going on. जानते होंगे Please. Please. आपके नजदीक वाले या घर वाले में किसी औरत का बच्चा नहीं होता तो कोई औरत माँ नहीं बन पाती, तो वो दुख क्या होता है। जो दंपति नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते हैं वो अक्सर ART के मदद से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बहुत प्रचलित हो जाती है और दंपति के लिए जो संतान पाने में मदद हो सकती है। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण दोनों विधेयकों पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और इस तरह राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के 7वें कार्य दिवस भी 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा छाया रहा। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जारी गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। राज्यसभा के 12 सांसदों को मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के कारण शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया, लेकिन विपक्ष इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग पर अड़ा रहा। सुबह राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य सदन के वेल में पहुंचकर अपना विरोध जताने लगे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने अवरोध के बीच ही कुछ जरूरी दस्तावेज पटल पर रखवाए और राज्यसभा की बैठक को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। इस वजह से राज्यसभा में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। और एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 और सैरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 को चर्चा के लिए पेश करने को कहा। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिल को सदन के पटल पर रखा और इस दौरान भी प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी नेताओं ने निलंबित सदस्यों का मुद्दा उठाया। मैं आपसे विनती करता हूं, इस सदन में जब लीडर ऑफ अपोजिशन को आप ठहरा करते हैं बात करने के लिए, तो सडनली मिनिस्टर उधर उठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं। प्लीज आप सुने हैं जी। मैं भी लीगली बात कर रहा हूँ जी। मैं रूल्स के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ जी, जी। मेरे बात सुनने के बाद अगर इसमें कोई गलती है तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं, लेकिन वो छोड़ के बीच में कोई भी उठते हैं, कुछ भी बोलते हैं। एक मिनट प्लीज। तो ये तो अनडेमोक्रेटिक है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से निलंबित सदस्यों की बात उठाते ही उपसभापति ने विपक्ष के नेता को रोकते हुए कहा कि अगर विपक्ष के नेता इस बिल पर कुछ बोलना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति है, इसके अलावा किसी और विषय पर बात नहीं की जा सकती। इस दौरान उपसभापति और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। Do not dictate, chair, Mr. No, you do not dictate. Please go. No, you have no authority to dictate. No. Please, Mani LOP, please go back to your seats. Mani LOP, please go back to your seats. Mani LOP. मैं बात कर रहा हूँ, उनको देते हैं। He was on point of order, Mani LOP. आप दे रहे, please. विपक्ष के अवरोध के कारण एक बार फिर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई और 3:10 पर जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि निलंबित सदस्यों ने जो कुछ मानसून सत्र के दौरान किया उसे पूरी दुनिया ने देखा और ये अलोकतांत्रिक था और संसदीय गरिमा के खिलाफ भी। सरकार के तरफ से हम भी बिल पारित करना नहीं चाहते हैं। मैं आपके थ्रू अभी भी आग्रह करता हूं, वो माफी मांगने के लिए तैयार होने दो। जो कुछ भी हुआ है ये सारे देश देखा है, टेबल पर नाचा है, मार्शल को मारने के लिए गया है, टीवी स्क्रीन निकाल के फेंकने का कोशिश किया है, ये सब कुछ देश देख चुका है। सर, मैं इतना ही आग्रह करता हूं, हम भी दिन में पारित करना चाहता है। अगर ये ऐसे ही व्यवहार करें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं
वो माफी मांगने दो। लेकिन विपक्ष के अवरोध के कारण सदन व्यवस्थित नहीं हो पाया और चर्चा के बीच में ही सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।